first thing is how to start a business. I mean, because I think it is worthwhile, ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम पहले इस क्वेश्चन का आंसर करें कि हम बिजनेस क्यों लगाना चाहते हैं और कैसे स्टार्ट करें. नाउ दैट आपने ये डिसाइड तो किया है कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, मुझे अपना बिजनेस लगाना है, तो अब हम सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि ये बिजनेस स्टार्ट कैसे कर सकते हैं. बट बिफोर राइटिंग अ बिजनेस प्लान, think carefully about what makes your business unique. देखिए, सब लोग बिजनेस कर रहे हैं, आप पहले आदमी तो नहीं है जो उस इंडस्ट्री में कूद रहे हैं या वो बिजनेस लगा रहे हैं. पहले एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स भी हैं, आप भी घुसेंगे, आपके बाद और लोग भी उस बिजनेस में घुसेंगे. तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन का जवाब समझ में आना चाहिए कि आपकी बिजनेस बाकी एग्जिस्टिंग बिजनेस से कैसे डिफरेंट है, कैसे यूनिक है. कल हमने डिस्कस किया था कि हमारा सर्वाइवल डिपेंड करता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पे. हम अपने कंपटीशन से एक कदम आगे कैसे रहें, और यही एक कदम कैसे आगे रहेंगे, ये आपको पहले इसका जवाब ढूंढना है कि मैं जो बिजनेस लगाने की सोच रहा हूँ उसमें यूनिक क्या है, उसमें क्या खासियत है जो मेरे कंपटीशन के पास नहीं है. मेरे जो प्रोडक्ट्स या मेरी जो सर्विस है वो कंपटीशन से बेहतर कैसे है. खाली इसलिए नहीं कि मैं कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मेरे पास बहुत पैसा है, इसलिए नहीं कि मैं बॉम्बे में हूँ या पूना में हूँ या कहीं बड़ी सिटी में हूँ, पर मैं कैसे मेरे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कंपटीशन से कैसे बेहतर हैं. क्या आप एक छोटे से सेगमेंट को मार्केट के पकड़ के बैठे हैं, उसी को कर रहे हैं, उसी के लिए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उसी की सर्विस बना रहे हैं. क्या डिफरेंट है आपकी ऑफरिंग में? आप जो मार्केट में लेके घुसना चाहते हैं उस चीज में क्या डिफरेंस? क्या आपके पास जो मटेरियल है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है? क्या आपकी कस्टमर सर्विस औरों से अच्छी है? क्या आपके प्रोडक्ट्स वैल्यू हैं? हमने देखिए कल भी डिस्कस किया था कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम उसमें वैल्यू ढूंढते हैं, और वो वैल्यू है जो आप वसूल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो वैल्यू है. तो हम कभी भी जब पैसा खर्च करते हैं तो वो क्यों खर्च करते हैं? क्योंकि उसके रिटर्न में मुझे कुछ वैल्यू चाहिए, उसकी कीमत मुझे वापस चाहिए. ठीक है, मैं कोई चैरिटी तो नहीं कर रहा हूँ. अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मुझे उसका रिटर्न चाहिए. मैं स्टॉक मार्केट में पैसा लगा तो मुझे उसका रिटर्न चाहिए. मैं बैंक में पैसा डालता हूँ तो मुझे इंटरेस्ट चाहिए. तो इसी तरह अगर मैं कोई भी चीज कर रहा हूँ तो मुझे उसकी वैल्यू चाहिए, और अगर उसमें मुझे वैल्यू नहीं दिख रही तो आप आराम से शीट कवर करके सो जाइए अगर आपको वैल्यू नहीं है. और अगर आप तो चैरिटी करना है या आप सन्यासी हैं तो आप ऊपर पहाड़ पे चले जाइए, आराम से रहिए, कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं. बट अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको उसमें से ये आंसर जरूर ढूंढ के निकालना है कि मुझे वैल्यू क्या कहाँ मिलेगी और कैसे मिलेगी, और वो वैल्यू कैसे मिलेगी जब आपके प्रोडक्ट्स और सर्विस आपके कंपटीशन से अच्छे हैं, बेहतर है. अच्छा, अब ये तो हुआ हमारा पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट है हमारा कि हम जो भी प्लान बना रहे हैं उसको शॉर्ट रखिए. एक जमाना था जब बिजनेस प्लान स्पाइरल बाउंडिंग में 100 पेजेस होते थे, 150 पेजेस होते थे, और उस समय ये हमारे मन में एक परसेप्शन था कि जितना मोटा प्लान उतना अच्छा प्लान है. पर आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है. आपने मार्केट रिसर्च करी है, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं, आपने अपने मैनेजमेंट के बारे में सब कुछ किया है, आप सब कुछ इंक्लूड करना चाहते हैं. आपके अंदर ये एक जिज्ञासा है कि मैं जिसको भी ये प्लान दे रहा हूँ उसको मेरे बारे में सब कुछ पता होना चाहिए. ठीक है, आप ये भी बताना चाहते हैं कि मेरी वेबसाइट कैसी बनेगी, मेरे इसमें मैनेजमेंट कैसे चलेगा, क्या क्या स्ट्रक्चर होगा. ठीक है, ये सारी चीज करिए आप.
क्योंकि जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप अपने बिजनेस के बारे में पहले कलेक्ट कर सकते हैं, उतना बेहतर आपका बिजनेस एस्टेब्लिश होगा, उस उतना बेहतर वो चलेगा। बट ये सारे डिटेल्स आप अलग किसी फाइल में रखिए। बट जो आपका बिजनेस प्लान, और बिजनेस प्लान में सबसे पहला चैप्टर होता है एग्जीक्यूटिव समरी, वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ये इतनी पावरफुल और छोटी होनी चाहिए कि इसको पढ़ के ही अगर किसी को इंटरेस्ट है कुछ आगे देखने में तो देखेगा, वरना वो ये 1-1.5 पेज पढ़ के आपके बारे में एक परसेप्शन तैयार करेगा कि इस प्रोडक्ट को मुझे फाइनेंस करना है कि नहीं करना है, ये बिजनेस सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो कीप ऑल दीज डिटेल्स समवेयर, एक्सक्लूड एवरीथिंग। खाली एक इतनी छोटी कंसाइज पावरफुल समरी बनाइए जो आपके बिजनेस प्लान के बारे में 1 पेज में सब कुछ पढ़ने वाले को बता दे। क्योंकि अगर आप ज्यादा उसके अंदर डिटेल्स लगाइए, सब कुछ लगाइए, बट जो पहली समरी है, देखिए आज हम भी बहुत सारे ये प्रोजेक्ट्स आते हैं, बहुत सारे वो आते हैं, पूरा पढ़ने का टाइम नहीं होता है। जैसे जैसे ये प्लान टॉप मैनेजमेंट डिसीजन मेकर्स के पास जाएगा, उनके पास, वो लोग कहते हैं ऐसा, मुझे नहीं मालूम, वो लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है मतलब वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, पर फिर भी क्योंकि वो डिसीजन लेने वाले हैं, इसलिए उनको बैकग्राउंड तो आपका पता होना चाहिए आपके प्रोजेक्ट के बारे में। तो उसको जितना शॉर्ट रख सकते हैं आप उतना शॉर्ट रखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप डिटेल्स ही नहीं मत करिए। ये देखिए, ये आपके कम्युनिकेशन राइटिंग स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अ, इतनी बड़ी चीज को इतने में कैसे समझा सकते हैं। आपने पहले 2 पॉइंट कर लिए, आपका प्लान बन गया, इतना बड़ा बना, इतना बड़ा बना, दैट इज अप टू यू टू डिसाइड। बट बिजनेस इज डायनामिक। The only thing constant about business is that situations, environment, economy, politics, uh, everything is going to change. कभी कोई चीज स्टैटिक रहती नहीं है, ठीक है। तो आपने ये जो बिजनेस प्लान बनाया है वो आज की स्थिति को देख के बनाया है, और थोड़ा सा आगे अगर एक ऐसी स्थिति आती है जो अभी somebody was talking about risk, where does the risk come from unforeseen situations। अगर अनफोर्सीन सिचुएशन आ जाती है तो क्या मैं अपने प्लान में चेंजेस कर सकता हूं? कर सकता हूं, करना चाहिए, करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने अपना एक बिजनेस प्लान बैंक को सबमिट किया, आपको 25 लाख रुपए का लोन चाहिए। आने वाले 2 साल में उन 25 लाख से आपने बहुत अच्छा बिजनेस किया, और अब आपको ऐसा लगता है कि मुझे कैपिटल और चाहिए, मुझे और पैसा चाहिए, क्योंकि मेरी बिजनेस ग्रो हो रही है, मेरा मार्केट शेयर इंक्रीज हो रहा है, मेरा प्रोडक्ट एक्सेप्ट हो रहा है मार्केट में, आई एम गोइंग टू एक्सपेंड, मुझे एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए। तो आप क्या करेंगे? वो पुराने प्लान को तो नहीं देंगे। इसलिए चाहे तो आपको पैसा चाहिए, नहीं चाहिए, आपको कंटिन्यूअसली अपना जो बिजनेस प्लान है उसको चेंज करना चाहिए, अमेंड करना चाहिए as per the current situation. I am repeating again, please understand once for all, बिजनेस प्लान का मतलब नहीं है कि आपको लोन लेना है। बिजनेस प्लान का मतलब है टू अवॉइड एंड मिटिगेट रिस्क, इसलिए आप ये एडवांस में प्लानिंग कर रहे हैं। और एक आपको एक छोटा एग्जांपल मेरे दिमाग में अभी आया है कि एक कंपनी में एक सीईओ था, और उसको आदत थी कि वो अपने ऑफिस में नहीं बैठता था, वो घूमता रहता था, और उसके सामने जो भी एम्प्लॉय आता था उससे एक ही क्वेश्चन पूछता था, और वो क्वेश्चन लोगों को पता लग गया था कि वो क्या पूछने वाला है, सबको पता था।
तो जैसा वो अपने कमरे से बाहर निकलता था, लोग छुप जाते थे उसको देख के। वो अपन बोलते हैं ना मराठी में, पतली गली पकड़ लेते थे कि आमना सामना नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अगर सामने पड़ गया तो वो एक ही क्वेश्चन पूछेगा, और वो क्वेश्चन था कि आप ऐसी क्या चीज कर रहे हैं जो कल जो आपने करी उससे बेहतर है। वॉट आर यू डूइंग टुडे बेटर देन वॉट यू डिड yesterday। तो अब ये सवाल का जवाब देने के लिए पहले तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि मैंने कल क्या किया, जो हम बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। हम जी लोग 9 बजे जाते हैं, 5 बजे निकल आते हैं, पर क्या करते हैं नहीं पता। ठीक है। दूसरा पार्ट है कि कल अगर आपको पता है कि मैंने क्या किया, तो आज उसी चीज को मैं बेहतर कैसे कर रहा हूँ, जवाब नहीं है। दैट इज व्हाट इज एक्सेलेंस। ओके, सेकंड स्किल इज एंटिसिपेशन। इसका भी एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। वर्ल्ड में सबसे अच्छी घड़ी किस कंट्री में बनती है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। ठीक है। एक जमाना था जब स्विट्जरलैंड के पास 80% वर्ल्ड का 80% मार्केट था, जो आज नहीं है उनके पास। किधर चला गया है मार्केट? एक छोटी सी फ्यूचर के बारे में एंटीसिपेशन गलत निकल गया उनका। बहुत साल पहले कुछ लोग स्विट्जरलैंड गए और उन्होंने कहा कि ये भाई साहब, ये हम नई ये लेके आए, आप इसको देखो। तो स्विट्जरलैंड में जो वॉच मेकिंग इंडस्ट्री थी, उनके लोगों ने उसको खोला, उसको देखा। उन्होंने कहा भाई साहब, ये आप घड़ी बेच रहे हो, ये घड़ी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि घड़ी के अंदर तो स्प्रिंग होता है, घड़ी के अंदर बैलेंस होता है, घड़ी के अंदर चाबी लगानी पड़ती है। शायद आपने देखी होगी, आपके जमाने में कुछ पुरानी घड़ी अगर है तो रोज सुबह उठ के चाबी लगानी पड़ती थी जिससे वो बंद नहीं हो जाए। ठीक है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये चलने वाला नहीं है, आप ले जाओ, हमें इंटरेस्ट नहीं है इस प्रोडक्ट में। पर वो लोग जो ये नई घड़ी लेके आए थे, उन्होंने हार नहीं मानी। एक एग्जीबिशन होती है, वर्ल्ड वॉच कांग्रेस। वहां पे दुनिया भर के लोग अपनी अपनी घड़ियां लेके आते हैं। ये लोग भी पहुंच गए, और आप गैस करिए किस किस कंट्री ने उस इनोवेशन को खरीद लिया? किसने खरीदा हुआ आपके हिसाब से? चाइना। नहीं, चाइना तो प्रोडक्शन करता है। जापान। 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 ठीक है। और वो क्या था, इनोवेशन क्या थी? वो था क्वार्ट्स मूवमेंट। आज आपकी 90% घड़ियां क्वार्ट्स मूवमेंट पे चलती है। यस यस, इलेक्ट्रॉनिक। अगर वो स्विट्जरलैंड वाले उस समय उसको खरीद लेते तो उनका मार्केट 80 से 90% हो सकता था। पर क्योंकि वो उनको इतना एहसास नहीं था कि हमसे भी बेहतर कोई काम कर सकता है, हमसे भी बेहतर कोई घड़ी बना सकता है, कोई टेक्नोलॉजी निकाल सकता है, लोगों ने क्या किया, आदमी अंदर उतारने की जगह मशीनों का यूज इस्तेमाल कर दिया। जो पहले 100 रुपए लेते थे, उन्होंने 500 रुपए एक टैंक के चार्ज करने शुरू कर दिए। पैसा मिला, लोगों को सेटिस्फेक्शन हुआ कि ये जो भी हो रहा है, सफाई हो रही है, ये बड़ी हाइजीनिक तरीके से हो रही है, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। छोटा सा इनोवेशन, छोटी छोटी चीज में आप ये ट्राई करिए कि इसको मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ। कोई टेक्नोलॉजी लेके, कोई इक्विपमेंट लेके, कोई सर्विस इंट्रोड्यूस करके कैसे कर सकता हूँ। ठीक है। अब ये तीन चीज आपको समझ में आ गई, एक्सेलेंस, एंटिसिपेशन, इनोवेशन। एक्सेलेंस मैंने इसको ट्रायंगल के बेस में इसलिए रखा है कि आप जो भी करें इतनी अच्छी तरह से करें कि आपका ये जो ट्रायंगल है हिल नहीं पाए। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। ऑलराइट। अब इसकी एक समस्या और भी है इनोवेशन की। आपने देखे हॉस्पिटल्स के आगे मोस्टली एक जो बोर्ड लगा रहता है, उसमें होता है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जी। मल्टी स्पेशलिटी मतलब मल्टीपल टाइप के इलाज होते हैं वहां पर। होते हैं। ठीक है। लोगों को कितनी तरह की बीमारियां होती हैं, कोई सीमा नहीं है उसकी। सही। आपको क्या लगता है कि हर एक हॉस्पिटल में हर एक बीमारी का स्पेशलिस्ट उनका एम्प्लॉई है? नहीं, वो कंसल्टेंट्स होते हैं, अलग अलग हॉस्पिटल्स में काम करते हैं।
एब्सोल्युटली, यस, ठीक है, वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। ट्रू। तो हमें क्या करना चाहिए? वी आर लिविंग इन अ एज ऑफ सुपर स्पेशलिटी, व्हाट शुड वी डू? क्वालिफाइड डॉक्टर्स लाना मांगता है। हाँ, वो हाँ, मांगता तो है, पर वो किधर से आएगा? उसको हाउ टू हायरिंग करना अरेंज? पड़ेगा, है जी। हायरिंग करना पड़ेगा उनको, कंसल्टेंसी लेना पड़ेगा उनसे। I mean, you should have a list of people around you who can help me in certain crisis or in certain type of issues. Absolutely. What are you doing? You are creating a strong network. Network, yes. You are not, I am not going to pay you. पर जब मुझे आपकी सर्विस की जरूरत पड़ेगी, मैं आपको आपकी फीस दूंगा। ओके, मैंने एक नेटवर्क क्रिएट करके रख लिया। सिमिलरली, you have to create, because you cannot appoint specialists and experts for everything. एक तो मेरी बिजनेस छोटी है, मैं शुरू कर रहा हूं, अगर मैं सारे एक्सपर्ट्स बुला लूंगा तो मैं उनको पैसा कहाँ से दूंगा भाई? तो जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं आपकी सेवा जरूर लूंगा और आपको पैसा भी दूंगा। तो ये 4 जो चीजें हैं, ये आप अपने अंदर अभी पैदा करने की कोशिश करिए। एक्सेलेंस, इनोवेशन, एंटिसिपेशन एंड क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। एक अच्छा नेटवर्क होने से एक कॉन्फिडेंस आता है कि अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं इस आदमी को कांटेक्ट करूंगा, वो मेरी मदद करेगा। यू आर गेटिंग द पॉइंट? सर लेकिन एक क्वेश्चन था हाँ कि बोलिए। जब अपन किसको अपॉइंट करेंगे, वो हाँ अपना नया बिजनेस देख के अपने हाँ, को जो सर्विस देता है उसमें हायर चार्जेस करता है, यानी पैसा जास्ती लेता है अपने से। नहीं नहीं, देखिए, हाँ, नेटवर्क का मतलब ये नहीं है कि आप वो जो आदमी है हाँ, वो आप अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। नेटवर्क का मतलब है, नेटवर्क में भी अलग अलग तरीके के आदमी हैं। देखिए, मैं जैसे आप मेरे साथ कोर्स करेंगे, मैं आपसे 10,000 चार्ज करूंगा। आप इनके साथ करेंगे, वो 5 करेगा। एक अमेरिका में जाएंगे तो वो 50,000 चार्ज करेगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं 50,000 वाले को ही अपॉइंट करूँ। मैं अपनी ओके, जेब देखूंगा और मैं 2,000 वाले को अपॉइंट करूंगा। ओके, यू आर गेटिंग माय पॉइंट? और अगर या 2,000 से नहीं हुआ तो मैं फिर 5,000 के पास जाऊंगा। ओके, नेटवर्क का ओके, मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि किस बीमारी के लिए मैं किस डॉक्टर के पास जाऊं। करेक्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको थोड़ा सा पेट में दर्द हुआ तो आप सीधे गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट के पास चले जाइए। आप पहले फिजिशियन के पास जाइए, अगर उससे नहीं होता है तो मुझे मालूम है कि गैस्ट्रो का स्पेशलिस्ट कौन है। नेटवर्क का जो द ब्यूटी ऑफ द नेटवर्क इज, हर एक लेवल पे आपके पास एक आदमी अवेलेबल है। ओके, ओके, और हर एक फील्ड में, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में क्वालिटी प्रॉब्लम आ गई, क्या आपके पास कोई क्वालिटी एक्सपर्ट है? उसको कांटेक्ट करेंगे, जब जरूरत हुई करेंगे, नहीं जरूरत है तो नहीं करेंगे। कोई कमिटमेंट नहीं, पर ओके, हमारे रिलेशन है उससे। ओके, ठीक है। और कोई ओके, क्वेश्चन? अभी ये पूरा नहीं हुआ, इसमें एक और चीज है। अभी मेरे जैसे लोग, ये मॉडल जो है, और ये मैं आपको क्लियर कर दूं, नॉट फॉर एनी अदर रीजन, दिस इज माय ओन क्रिएशन। आपको शायद ये बुक में कहीं मिलेगा नहीं, आई आई डाउट। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में इसलिए समझाता हूँ कि अगर आपको लंबे समय तक काम करना है तो ये 4 चीज़ आपके लिए बहुत बहुत